नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल 88 और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। ट्विटर ने अपने 33 करोड़ यूजर से पासवर्ड बदलने का आग्रह किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि इंटरनल लॉग में एक बग पाया गया है जिसे ठीक कर दिया गया है। हालांकि बयान में यह भी कहा गया कि इसकी वजह से यूजर्स के डेटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, न ही किसी तरह की सुरक्षा प्रभावित हुई है। अपने बयान में ट्विटर ने कहा कि हमने हाल ही में एक बग पाया है जिसकी वजह से इंटरनल लॉग में संरक्षित पासवर्ड का खुलासा हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के चुनावी दौरे पर हैं। इसी दौरान सीएम ने न्यूज 18 से एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लगाने के मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के मामले में प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर कहा कि हम जिन्ना का सम्मान नहीं दे सकते। भाजपा को राष्ट्रीय महासचिव अभिजात मिश्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं वो लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, या तो उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है। साथ ही अभिजात मिश्रा ने यह भी कहा कि जिन्ना की तस्वीर एएमयू में नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कानपुर की घाटमपुर तहसील के छाजा गांव में चौपाल लगाई। यहां उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान चौपाल में गांव वालों ने केशव मौर्य से प्रधानमंत्री आवास योजना में घूसखोरी का आरोप लगाया। साथ ही हैंडपंप और सड़क नहीं बनाने की शिकायत की। इन शिकायतों को सुनने के बाद मौर्य ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऊर्जा गंगा योजना का निरीक्षण किया। इस योजना के तहत वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर शवों का अंतिम संस्कार प्राकृतिक गैस से किया जाएगा। इस योजना को शुरू करने के पहले धर्मेंद्र प्रधान ने निरीक्षण किया है। उनके मुताबिक सभी टेस्टिंग पूरी मिली है, जिसके लिए मंत्री ने अफसरों को बधाई दी। जल्द ही लोगों के घरों तक सीएनजी पीएनजी भी पहुंच जाएगी और कुछ दिनों का इंतजार है। प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी से अनुरोध करेंगे इस योजना का उद्घाटन आकर करें। अपने विवादित बयान से हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले बैरैया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बलिया में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो देशद्रोही है उन्हें सीधा ऊपर भेज देना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विदेशियों के आधार कार्ड बनवा रही हैं। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो बंगाल में कश्मीर से भी बुरे हाल हो जाएंगे। अमेठी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। शादी समारोह के दौरान पुलिस वालों की हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। इस मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। इसके बाद ही एसपी ने क्राइम ब्रांच टीम को भंग किया है। कासगंज में भी न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सीओ सिटी अजय कुमार पर गाज गिरी। आपको बता दें कि सीओ सिटी अजय कुमार पर युवती को बंधक बनाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। इस खबर को देखने के बाद सीओ सिटी कासगंज को हटाकर भर्ती बोर्ड भेज दिया गया। वेस्ट यूपी में आंधी तूफान से बिजली विभाग को भी काफी नुकसान पहुंचा। जगह जगह बिजली के पोल उखड़ गए हैं। ज्यादातर जगहों पर बिजली की सप्लाई ठप हो गई थी, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद सूबे के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दिल्ली में दावा किया कि उनके विभाग के लोगों ने काफी कम समय में शहर में बिजली सप्लाई बहाल कर दी, जबकि ग्रामीण इलाके में आपूर्ति ठीक करने के लिए काम लगातार जारी है और जल्द ही सभी जगहों पर स्थिति सामान्य कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के तूफान के तांडव में अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ आगरा में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तबाही के बाद से मौसम विभाग अलर्ट है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में 15 जिलों को आंधी तूफान और भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल पिछले हादसे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। आगरा में आए तूफान से ताजमहल को भी काफी नुकसान पहुंचा। आंधी और तूफान की वजह से ताजमहल की मुख्य मीनार की खिड़की का शीशा टूट गया। साथ ही रॉयल गेट की मरम्मत के लिए लगाया गया पाइप भी टूटकर गिर गया। वहीं इस हादसे की तस्वीरें वायरल होने के बाद से हड़कंप मच गया है।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश रेहान पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी हरवेंद्र भी घायल हुआ। आरोपी बदमाश रेहान एक महिला की हत्या के इरादे से चरथावल थाना क्षेत्र में पहुंचा था, जहां महिला पर फायरिंग भी की, लेकिन महिला बाल बाल बच गई। इस दौरान महिला ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को चारों तरफ से घेर लिया और फिर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी बदमाश ढेर हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बुलंदशहर में महज 48 घंटों के भीतर अलग अलग थाना क्षेत्र में बेरहमी से 8 लोगों का कत्ल हुआ। इन सभी वारदात के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस अब तक 2 महिलाओं के साथ के शवों को भी शिनाख्त नहीं कर पाई। इन वारदातों के बाद से पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहा है। फिलहाल एसएसपी ने दावा किया है कि जो 8 हत्या हुई हैं, उनके खुलासे के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। सुल्तानपुर में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजनों ने युवक के माता पिता को समझौता करने के बहाने बुलाया, फिर उनको बड़े ही बेरहमी से पीटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, बदमाश हो गई। जिसके बाद आरोपियों ने महिला को गाड़ी से मृत समझकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया, जबकि महिला के पति को मारकर घर से थोड़ी दूर फेंक दिया गया। इस वारदात की खबर लोगों तक पहुंची तो इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के रतापुर गांव में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बागपत के छपरौली थाना में मंदिर के पुजारी की हत्या हुई। पुजारी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। आकांक्षा जताई जा रही है कि पुजारी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया। फिलहाल अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि हत्या है या फिर आत्महत्या। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक पुजारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। मुजफ्फरनगर में पुरकाजी बाईपास पर उत्तराखंड डिपो की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से इसमें सवार 8 महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बस से निकाला और पीएचसी भिजवा दिया है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। सहारनपुर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही मिनटों में आग ने भीषण रूप ले लिया। इस आग से करीब 6 घर जलकर राख हो गए। इससे लाखों का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि इस आग की चपेट में आने से किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई। उन्नाव में एक महिला और एक शख्स के मारपीट करने का वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों एक दूसरे को गिरबान पकड़े हुए हैं, धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस युवक के साथ मारपीट हो रही है वो डीएम ऑफिस शिकायत प्रकोष्ठ विभाग में लिपिक के पद पर तैनात है। जिसके साथ मारपीट हो रही है उस पर महिला को परेशान करने का आरोप लगा है। मथुरा के सदर बाजार में महिला थाने के सामने एक युवक और वकील के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि युवक का अपनी ही पत्नी से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर युवक थाने में परिवार परामर्श केंद्र में आया था, जहां पत्नी के वकील और युवक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर दोनों के बीच मारपीट हो गई। गाजियाबाद के होटल रेडिसन ब्लू में जर्मनी के एक युवक के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित ने शिकायत में कहा कि मैनेजर ने कमरा खाली करने के बहाने उसे मारपीट और छेड़छाड़ की। पीड़ित ने इंदिरापुरम थाने में मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं होटल रेडिसन ब्लू ने भी मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले में की जांच शुरू कर दी है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में घोर लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जिसमें इंसानियत शर्मसार हो गई। गोद में बच्चा और ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते पिता की तस्वीर ने मेडिकल कॉलेज की बदहाली सामने लाकर रख दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज परिसर में किस तरह बच्चे को गोद में लिया महिला चल रही है और साथ में बच्चे के पिता के कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है। पूर्व में एसएन की इमरजेंसी पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। तब मेडिकल कॉलेज ने जांच के नाम पर मामले की लीपापोती कर दी थी। अब उसी तरह का शर्मनाक मामला सामने आया है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ भी थी,
बाल रोग विभाग जैसे इस बच्चे को जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब भेज दिया गया है। यहां से मां बाप ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर लिए 400 मीटर पैदल चलकर रेडियो डायग्नोसिस विभाग पहुंचे। गाजीपुर जिला अस्पताल में दवाओं और डॉक्टरों के अभाव के चलते मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बाहर से दवाएं खरीदने पड़ रही है, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों के आधे पद खाली हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कन्नौज में 108 एम्बुलेंस सेवा की पोल एक बार फिर खुल गई है। यहां व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए 108 नंबर पर फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस ने गांव आने से साफ मना कर दिया। काफी देर तक फोन करने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने ठेले पर लाद कर पत्नी को जिला अस्पताल पहुंचाया। बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एम्बुलेंस न मिलने की वजह से बेटे अपने पिता को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर भी इनकी मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि मौके पर डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। इसके बाद ये बेबस बेटे अपने पिता को इलाज के बिना ही ठेले पर लेकर घर वापस लौट गया। पूरन सिंह नाम के युवक का कहना है कि फोन करने के घंटों बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ऐसे में उन्हें अपने पिता को ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गोंडा में सर्व यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा में 91 लाख के गबन का मामला सामने आया है, जहां बैंक मैनेजर रावेंद्र प्रकाश ने ही अपनी ही शाखा में 33 खातों से लोन और 3 खातों से ओवरड्राफ्ट करके लगभग 91 लाख रुपए निकाल लिए। ये फ्रॉड तब सामने आया जब रावेंद्र प्रकाश की मौत के बाद नए मैनेजर ने जांच कराई। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज कृषक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान किसानों को कृषि से जुड़े आधुनिक तकनीकी के गुर सिखाए जाएंगे। कृषि को बिजनेस के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे से आयोजन किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहेंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पर्यटन विभाग से जुड़ी समीक्षा बैठक की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव समेत शासन के कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। चारधाम यात्रा के मद्देनजर कई जिला के डीएम से भी मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी ली। वहीं यात्रा मार्ग पर एटीएम में कैश न होने की शिकायतों को सीएम ने गंभीरता से लिया। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि शुरुआती दिनों में ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या के पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिले। इस दौरान उन्होंने दून से काठ गोदाम शताब्दी चलाने की मांग की है। वहीं पीयूष गोयल ने भी इस योजना को उत्तराखंड के लिहाज से अहम बताया है। नैनीताल हाईकोर्ट आज निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुना सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीएम विस्तार के मामले पर सुनवाई पूरी कर ली है। आपको बता दें कि मवाकोट, भवाली, तिलवाड़ा समेत कई गांव के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के सीमा विस्तार को चुनौती दी गई थी। वहीं इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी याचिका दाखिल कर राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग कोर्ट से की है। उधम सिंह नगर में नोटों की ई नीलामी के दौरान पुलिंग और सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व का चूना लगाने के मामले में 3 से 1 गुल्डिया लॉट की जांच पूरी हो गई है। जांच में पाया गया कि उच्चतम बोलीदाता कृपाल सिंह समेत 6 अन्य प्रतिभागियों ने पुलिस कर बोली को बढ़ाने नहीं दिया गया। चकराता के रामताल गार्डन में जंगे आजादी के सिपाही वीर शहीद केसरी चंद की स्मृति में आयोजित मेले में पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद वीर केसरी चंद को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि आजादी की जंग में अंग्रेजी सेना से बगावत करने वाले देश भर के 180 लोगों को फांसी दी जा सुना चुकी है, जिसमें 2 वीर शपूत उत्तराखंड की धरती से। सीएम ने इन दोनों जंगे आजादी के सिपाहियों के नाम पर जन कल्याणकारी योजना चलाने की घोषणा की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास नैनीताल पहुंचे। इस मौके पर रामदास ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की पूरी मदद कर रही है। केंद्र सरकार ने
देश भर में 9 लाख विकलांगों की मदद की है। केंद्र सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं, लिहाजा उनके घोषणाओं को पूरा करने के लिए उनको 5 साल और दिया जाना चाहिए। भाजपा विधायक गणेश जोशी लगातार तीसरे दिन भी अपने विधानसभा क्षेत्र में दलितों के घर भोजन कर समाज में समरसता का संदेश देने की बात कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ मसूरी शहर के इंदिरा कॉलोनी में भाजपा विधायक गणेश जोशी ने भोजन किया। इस मौके पर दलित परिवार के मुखिया गोरखू ने कहा कि आज तक उनके घर कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, उनको आज बड़ी खुशी हुई। लंडौरा के शिकारपुर में स्थित नवोदय विद्यालय में छात्रों द्वारा भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाने के बाद अब स्कूल प्रबंधक भी अपनी सफाई दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधक का कहना है कि जिस विद्यालय में 350 बच्चों का खाना बनता हो उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती होगी, किंतु स्कूल प्रबंधन बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देता। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि समय समय पर भोजन की गुणवत्ता को लेकर चेकिंग की जाती है, यदि ऐसा कोई मामला आता है तो उसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा। थराली उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। कांग्रेस ने जीत राम आर्य को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं उपचुनाव के लिए सामान्य समिति का गठन वो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन 10 तारीख को कांग्रेस प्रत्याशी जीत राम आर्य अपना नामांकन करने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। उधर काशी में जिला पंचायत और मुख्य विकास अधिकारी के बीच चले विवाद में कुछ सदस्यों ने सीडीओ से मिलकर खुद को विवाद मामले में अलग करते हुए थाना में दर्ज एफआईआर से उनके नाम हटाने का अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य वित्त में स्वीकृता करीब 761 लाख की धनराशि के बंदरबांट का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। नगर निगम देहरादून के कर्मचारियों में तब हड़कंप मच गया जब अचानक नगरायुक्त विजय कुमार ने निगम परिसर सभी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारी कार्यालय से नदारत रहे कर्मचारियों का नगरायुक्त ने 1 दिन की तनख्वाह काटने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं नगरायुक्त विजय कुमार का कहना है कि निरीक्षण के दौरान करीब 31 कर्मचारी कार्यालय से नदारत रहे। पिथौरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जगत खाती अपना कार्यकाल पूरा होने पर मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर खाती ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में नगर के बेहतर के लिए पूरा योगदान दिया है। साथ ही खाती ने कहा कि उनके कार्यकाल में शहर में सफाई के साथ ही विद्युत व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन पर फिर भरोसा जताती है तो वे एक बार और चुनावी मैदान में उतरेंगे। काशीपुर नगर निगम की मेयर उषा चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मेयर उषा चौधरी ने बताया कि उनके 5 साल के कार्यकाल में कई बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का अमली जामा पहनाया गया, जिससे शहर की जनता को फायदा मिलेगा। वहीं यही नहीं, पूर्व के कांग्रेस सरकार से मदद न मिलने की बात भी मेरे द्वारा कही गई, तो वर्तमान सरकार द्वारा काशीपुर नगर निगम को विकास कार्यों से जुड़ने के लिए बजट दिया गया। साथ ही मेयर अपने 5 साल के कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। रुद्रपुर नगर निगम के 2 कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में धरना दिया। साथ ही पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ ने जिला प्रशासन की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर आरोपी दोनों निगम कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अपने मामलों के लिए लखनऊ के चक्कर काट रहे केंद्र कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य में स्थायी कैट की बेंच बनाई जाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि 3 महीनों के भीतर राज्य में केंद्र प्रशासनिक अधिकरण कोर्ट की स्थापना के लिए कदम उठाएं। चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए पौड़ी जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों को गाड़ी सही से चलाने की सलाह दी गई। साथ ही गाड़ी के दस्तावेज की भी जांच की गई। वहीं संयुक्त टीम में शामिल एसडीएम केएस नेगी ने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है।
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर मसूरी में इंटक ने स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार श्रमिकों का शोषण कर रही है। पौड़ी जिले में बुधवार की रात आई आंधी तूफान से जिले के अधिकांश क्षेत्रों में कई पानी के पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते आज पौड़ी और श्रीनगर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लोगों के द्वारा या तो दूर दराज से पानी लाया गया या फिर टैंकर के माध्यम से पानी मंगवाया गया। वहीं जल संस्थान विभाग की माने तो बुधवार को आए आंधी तूफान से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। टूटी हुई पाइपलाइन को सही कराने का कार्य किया जा रहा है और विद्युत आपूर्ति सुचारू होने के बाद पानी की सप्लाई को भी खोल दिया जाएगा। टिहरी जिले के सीमांत गांव के लिए खुशखबरी है। 24 वर्ष से लटकी सेमलथ गांव की सड़क के लिए PMJSY को 3 करोड़ का बजट स्वीकृता हो चुका है और अब जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे करीब 1500 की आबादी को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क स्वीकृता होने के बावजूद बजट नहीं मिलने के चलते करीब 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया था, जिससे ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और धीरे धीरे गांव खाली होते जा रहे थे। ऋषिकेश में निजी स्कूल के मनमानी के खिलाफ उत्तराखंड अभिभावक संघर्ष महासंघ में 3 पदाधिकारियों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। निजी विद्यालयों के द्वारा फीस संबंधित शासनादेश के पालन न करने में व मनमानी चार्जेस वापस न किए जाने के विरोध में ऋषिकेश के देहरादून चौकी के पास उत्तराखंड अभिभावक संघर्ष महासंघ के 3 प्रदेश संयोजक ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बुधवार से शुरू कर दिया है। SC एक्ट पर अगली सुनवाई अब 16 मई को होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जमकर बहस हुई, जहां केंद्र सरकार ने एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। वहीं कोर्ट ने कहा कमजोर नहीं हुआ है एक्ट। सरकार नहीं चलेगी। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बदलाव पर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, ये संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट कानून के गैप को भर सकता है। देश भर के लिए ऐसा गाइडलाइन नहीं जारी कर सकता जो कानून की तरह हो। ऐसे प्रावधान जुडिशियल एक्टिविज्म है। दलीलें पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल ने इस केस को बड़ी बेंच के पास भेजने की अपील की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए। मसलन इस देश में जीने के अधिकार को कोर्ट लागू नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश को गलत तरीके से समझा जा रहा है। कोर्ट के आदेश में यही है कि किसी को गिरफ्तार करने से पहले जांच की जाए, अगर जरूरत हो तो गिरफ्तारी की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि टाडा, पोटा जैसे कानूनों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है तो अग्रिम जमानत क्यों नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल एक फिल्टर लगाया है ताकि गिरफ्तारी से पहले चेक हो सके। केंद्र सरकार की ओर से दिए डाटा में बताया गया है कि SC/ST एक्ट के तहत 15% मामले झूठे दर्ज किए। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि 85% केस सही हों, जिस पर एमिकस क्यूरी ने भी डाटा दिया, जिसमें 85% केस में 75% आरोपी कोर्ट से बरी हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान इस एक्ट पर अध्यादेश के मूड में हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि बिना जैसे एट्रोसिटीज एक्ट था पहले उसी तरीके से रखा जाए, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि उसमें अंतर डाइल्यूट करने का कोशिश किया तो फिर हम लोग जो है उस मामले में ऑर्डिनेंस लाएंगे। दरअसल 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए SC/ST एक्ट में बदलाव करते हुए तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही ऐसे केस में अग्रिम जमानत की मंजूरी भी दे दी थी। हालांकि इस केस की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव के बाद कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। नामांकन भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि बीएसपी सुप्रीमो अपने पत्ते कब खोलती है। यूपी में फिर हुई उपचुनाव की अलगार।
इस बार कैराना और नूरपुर की अग्नि परीक्षा। एसपी बीएसपी होंगे साथ या बीएसपी अकेले भरेगी हुंकार। बहन जी के पत्तों के खुलने का सभी को इंतजार। पूरब के घमासान के बाद अब पश्चिमी यूपी में भी उपचुनाव की अलगार हो गई। कैराना की लोकसभा और नूरपुर की विधानसभा सीट के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन पश्चिमी यूपी के इस रण पर बीएसपी सुप्रीमो ने अब तक चुप्पी साध रखी है। गोरखपुर और फूलपुर की तरह क्या इस बार भी बीएसपी सपा की सपोर्ट में उतरेगी, ये एक बड़ा सवाल है। पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरणों में जमीन आसमान का अंतर है। वैसे माना जाता है कि बसपा सुप्रीमो अपने तुरुप के पत्ते अंत में खोलती है। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में भी उन्होंने अंतिम क्षणों में ही सपा के साथ जाने का फैसला किया। मतलब गठबंधन के हर सूबे क्या प्रमाण देना पड़ेगा कि हमारा और बसपा का गठबंधन है और ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं कि गठबंधन नहीं है, क्योंकि वो गठबंधन में गोरखपुर हार चुके, फूलपुर हार चुके, और वही नाराजगी जो गोरखपुर में थी, जो फूलपुर में थी, वही तो कैराना और नूरपुर में भी है। किसान यहाँ भी परेशान है, नौजवान यहाँ भी परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सपा की उम्मीद जायज है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि मौजूदा हालातों को देखते हुए मायावती भी इस बार फूंक कर कदम रख रही हैं। कैराना लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हुकुम सिंह ने 2,36,828 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी को 3,29,081 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर रही बीएसपी को 1,60,414 वोट मिले थे। वहीं नूरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को 12,736 वोटों से जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर रही सपा को 66,436 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर रही बीएसपी को 45,902 वोट मिले थे। खैर अब आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तो साफ है कि गोरखपुर और फूलपुर में मात खा चुकी बीजेपी उपचुनाव को लेकर काफी गंभीर है। कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारी शक्तियां एकजुट होंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते हमको उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर परिश्रम करने की जरूरत है। कौन साथ आता है, कौन नहीं आता है, कौन मौन है, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय है कि बूथ पर पड़ने वाला जो मत है उसका 50% से अधिक मत हमको मिले, हम उस पर काम करें। दोनों ही सीटों पर बीजेपी नेताओं की मौत के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को सिंपैथी वोट मिलने के पूरे अनुमान, लेकिन बावजूद इसके इन दो सीटों के लिए बीएसपी की रणनीति के खुलासे का भी इंतजार है। चुनाव के नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब सबकी निगाहें बसपा सुप्रीमो की तरफ लग गई हैं। क्या बसपा सुप्रीमो गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव की तरह ही अपनी रणनीति का खुलासा करेंगी या फिर इस उपचुनाव में उदासीन रहेंगी? कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। वहीं कर्नाटक के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, यहां टक्कर और कठिन होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, तो कांग्रेस की कमान अध्यक्ष राहुल गांधी के पास है। चुनाव भले ही कर्नाटक का हो, लेकिन दोनों के बीच चले चुनावी तीर से ये साफ है कि कर्नाटक की लड़ाई दोनों के लिए बेहद जरूरी है। क्यों और कैसे, देखिए कर्नाटक के कुरुक्षेत्र की इस बड़ी टक्कर में। कांग्रेस पार्टी का आखिरी किला भी ध्वस्त होना तय है। ये जो चुनाव है ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है, ये राहुल गांधी के भी बारे में नहीं है, ये कर्नाटका की जनता के भविष्य के बारे में है। बेल्लारी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विजयनगर साम्राज्य के इस गौरवपूर्ण इतिहास को कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी जी को बताना चाहिए कि अगले साल में वो हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार कैसे देंगे। मोदी जी को ये कहना चाहिए और ये समझाना चाहिए कि हिंदुस्तान के किसानों को वो एमएसपी सही क्यों नहीं देते हैं, और अगले साल के अंदर
वो हिंदुस्तान के किसान को सही दाम, सही एमएसपी कैसे दिलवाएंगे? ये रुपया सरकार के ही एक मंत्री पर खनन घोटाले का आरोप लगा, इस वजह से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। खनन घोटाले के कई आरोपियों को जिन्हें जेल तक जाना पड़ा था, और उन्हें इस बार ये रुपया सरकार टिकट भी बांट रही है। मैंने मोदी जी से कहा, देखिए मोदी जी, आप कर्नाटक को समझाइए कि आपने येदियुरप्पा जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट क्यों बनाया? मैंने कहा कि नीरव मोदी जी के बारे में आप बताइए। रेड्डी ब्रदर्स को जेल से निकालकर विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हैं। शोले का पूरा गैंग है, गब्बर सिंह, सांबा, कालिया, सबके सब अंदर कर रहे हैं। चलो भैया तुम भी चलो विधानसभा में, चलो तुम भी चलो। और फिर भाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी खड़ा है। पिछले चुनाव में खड़गे जी दलित नेता के रूप में सारे कर्नाटक में बताते थे कि खड़गे जी मुख्यमंत्री बनेंगे, खड़गे जी मुख्यमंत्री बनेंगे। दलितों को लगा कि खड़गे जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब चुनाव पूरा हो गया तो डब्बा गुप्त मतदान के नाम पर इस मुख्यमंत्री को पंड बिठा दिया गया और बेचारे दलित नेता खड़गे जी को यहां से बाहर कर दिया गया। जब भी मोदी जी घबराते हैं, वो किसी ना किसी पर पर्सनल अटैक करेंगे। वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, जितना भी उल्टा सीधा बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और मेरे मुंह से उनके ऊपर पर्सनल अटैक कभी नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी स्वभाव से वोट बैंक की राजनीति करने वाली स्वभाव, ये दलितों की विरोधी है, ये आदिवासियों की विरोधी है। सिर्फ उनका उपयोग करना, यही उनका खेल चलता है। मगर मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप हम सबसे बड़े हैं। आपको इस प्रकार के भाषण शोभा नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देते हैं। आप कर्नाटक की बात कीजिए। आइए अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी कुछ कह रहे हैं। पोलिंग बूथ है, अब जब लड़ाई बूथ पर लड़नी हो, घर घर जाकर कर्नाटका की कांग्रेस सरकार के झूठे वादे, झूठी बातें, झूठे कारनामे, उसका पर्दाफाश करना होगा। हर एक से भारत की विकास यात्रा में जुड़ने के लिए अपील करनी है। और हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, मैं अनुभव से कह सकता हूं, इन बातों में सबसे प्रभावी होती है। और महिलाएं जब इस काम को करती हैं, घर घर जाती हैं, बैठ करके बातें करती हैं, तो उसका डबल इफेक्टिव होती है। पहला, जब कोई महिला किसी को कन्विंस करती है तो अपने घरेलू तर्कों से करती है, सामान्य भाषा में करती है, बड़े ओजस्वी बातें नहीं करती, सरलता से समझा देती है, वो विश्वास जीत लेती है। विश्वसनीयता बहुत बड़ी ताकत होती है। और फिर आपने देखा होगा कि परिवार में एक बार अगर महिला कन्विंस हो जाए तो पूरा परिवार कन्विंस हो जाता है। हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि सामाजिक आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित हो, और हमने इसी दिशा में काम किया है। अब आप देखिए, हमारे यहां उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी बहनें हैं, आप उनको मिलाकर के रोज एक जुलूस क्यों नहीं निकालते? पोलिंग बूथ में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनें 25 मिनट, आधा घंटा, पौने घंटा का रोज एक जुलूस निकाले अलग अलग इलाके में। लोगों को पता चलेगा कि इन गरीब महिलाओं की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है।
और इसलिए मैं चाहूंगा, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप सेक्स रेशियो बहुत बेहतर हुआ है। 161 जिलों में 161 जिलों में इसके सफल क्रियान्वयन के बाद अब देश के 640 डिस्ट्रिक्ट में इस योजना का विस्तार किया गया है। उसी प्रकार से हमने बैंक सुविधा से वंचित लोगों के लिए जनधन योजना शुरू की और आज करीब करीब 16.5 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। इसी तरह महिला सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमने कई योजनाएं शुरू की है। अब सरकार की तरफ से महिलाओं को मकान मिलता है, परिवार को मिलता है, लेकिन हमने तय किया है वो मकान महिला के नाम पर होगा, उसको सुरक्षा मिलेगी। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत 8,000 करोड़ से अधिक का लोन महिलाओं को दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली राशि, उसका ऋण करीब करीब 2014-15 से लेकर के 2017-18 तक आते आते करीब करीब 175% की 175% की बढ़ोतरी की गई। हमने मुद्रा योजना शुरू की। अभी तक 9 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन का लाभ मिला है। 9 करोड़ महिलाएं यानी 9 करोड़ परिवार। वर्क प्लेस पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैटरनिटी लीव जो पहले 12 हफ्ते थी, अब उसको बढ़ा करके 26 हफ्ते कर दिया है। मतलब आधा वर्ष, 6 महीने। दुनिया के समृद्ध देशों को भी जब इतना बड़ा पता चलता है कि एक डेवलपिंग कंट्री ने इतना बड़ा महिलाओं के लिए निर्णय किया है, तो उनको बड़ा अजूबा लगता है, अचरज होता है। और जहां 50 से अधिक कर्मचारी वाले कार्यालय में बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए क्रेंच सुविधा देने का प्रावधान बनाया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सुदूर कर्नाटक में बीजेपी के प्रशासन मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री शराबबंदी की मुहिम को आगे बढ़ाकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की शराबबंदी मुहिम, शराबबंदी के सहारे सरकार पर निशाना। खैर कोई बात नहीं, उसी तरह साथियों आप मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम को करिए। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, बीच में आकर के फैसला अमित शाह करा करके जाएंगे किस तरह। जी हाँ, ये विपक्ष के किसी नेता की चुनौती नहीं है, बल्कि शराबबंदी को लेकर योगी सरकार को चुनौती देने वाले ये हैं ओम प्रकाश राजभर, जो खुद भी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन शराबबंदी की अपनी मांग को लेकर अब वो अपने ही सीएम के खिलाफ खुलकर मैदान में हैं। बलिया से शराबबंदी अभियान की शुरुआत करने की योजना बना रहे राजभर की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे को तवज्जो नहीं दे रही। आज सड़कों पर लोग जा रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, शराब पी करके हो रहे हैं। तो जिस चीज से नुकसान हो रहा है देश का, प्रदेश का पतन हो रहा है, उस पर हम क्यों नहीं चर्चा करते हैं? ये लोगों के दिमाग में नहीं है। अपनी ही सरकार और सहयोगी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठाते हुए राजभर का दावा है कि जिन्ना पर चर्चा की जगह पार्टी शिक्षा और रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं करती। जब चुनाव नजदीक आता है तो कोई न कोई जिन्न पकड़ के ले आ देते हैं, सब उसी पे चर्चा शुरू करते हैं। पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जिन्ना के चर्चा करने पर क्या रोजगार मिलेगा? जिन्ना के चर्चा करने पर क्या शिक्षा मिलेगी? ओम प्रकाश राजभर की अपनी ही सरकार से अदावत कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजभर ने इस बार खुली लड़ाई का ऐलान किया है, उससे विरोधियों को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। असली बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई सामंतवादी विचारधारा से है।
और योगी जी का उन्होंने नाम इसलिए ले लिया कि वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ा सामंती चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। शराबबंदी से राजस्व नुकसान को लेकर राजभर ने बिहार और गुजरात का मॉडल भी अपनी सरकार को समझाया था। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि उन्होंने शराबबंदी को लेकर सदन में 16 बार आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। इसके बाद ही उन्होंने सीधे जनता की भागीदारी से इस लड़ाई का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। क्या मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी खाली हो रही है? ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, जिन्होंने ये चौंकाने वाला बयान दिया। सीएम ने ऐसा क्यों कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कुर्सी जिस पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पर भी कोई बैठ सकता है। कुर्सी जिस पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पर भी कोई बैठ सकता है। जी हाँ, ये बोल है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के, जो आए तो थे भोपाल के प्रशासनिक अकादमी में आनंद व्याख्यान कार्यक्रम में, लेकिन वहां से जाते जाते सीएम साहब ने एक चौंकाने वाला बयान दे डाला। ये बयान दिल्ली से लौटने के ठीक बाद दिया गया, तो इसके कई सियासी मायने भी लगाए जाने लगे। एक बार फिर सुनिए शिवराज सिंह का बयान। और इसलिए आप अनुमति देंगे तो आपको प्रणाम करते हुए मैं निकलना चाहूंगा। इससे एक मौका और मिलेगा। एक कुर्सी जिस पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पर भी कोई बैठ सकता है। सीएम साहब ने क्या सोचकर ऐसा बयान दिया, ये तो वही जानते हैं, लेकिन शिवराज के इस बयान को विपक्ष ने भुनाने में कोई देरी नहीं की और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बयान पर शिवराज को ही घेर लिया। खुशी की बात है कि शिवराज सिंह जी को आज हकीकत, सच्चाई पहचान में आ रही है। उनकी कुर्सी आज के दिन तो खाली नहीं है, पर वो खाली होने की तैयारी में अभी से लग गए हैं। ये साबित होती है इससे कि कितना उनका इसमें मनोबल गिरा हुआ है। हालांकि कांग्रेस के हमले के बाद सीएम शिवराज ने ट्विटर के जरिए पलटवार किया और कहा, कुछ नेता प्रदेश में सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, बाकी समय अपने तुगलकी महलों में बिताते हैं। उनको लगता है कि कॉमन मैन को क्या पता चलेगा। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश का चुनावी माहौल गर्म है। ऐसे में 15 साल से मध्य प्रदेश में राज कर रही बीजेपी से सत्ता छीनने की पुरजोर कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये फैसला तो जनता को ही करना है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा और किसको मिलेगा झटका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने नया धमाका करते हुए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जियो इंटरनेट लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर कई धमाकेदार सेवाएं हैं, जैसे लाइव वीडियो कॉल, जिसमें भारत की मशहूर हस्तियां शिरकत करेंगी। जी हां, और इसका आगाज होगा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ, जो अपने कॉमेडी फिल्म 102 नॉट आउट को बड़े ही निराले अंदाज में प्रमोट करते नजर आएंगे। जियो वीडियो कॉल जियो इंटरनेट की पहली पेशकश 4 मई यानी आज से शुरू हो रही है। जियो के 18 करोड़ 60 लाख से अधिक ग्राहक दिन के समय बिग बी से वीडियो कॉल कर सकेंगे। इसके अलावा वीडियो कस्टमर केयर, वर्चुअल शोरूम, वर्चुअल कैटलॉग, वीडियो ई-कॉमर्स की सुविधाएं जल्द मिलने वाली है। जियो इंटरनेट का लाभ लेने के लिए माई जियो ऐप डाउनलोड करें और अमिताभ बच्चन के साथ वीडियो कॉल करें। साथ ही शेयर ऑप्शन के जरिए अपने परिवार और दोस्तों को साझा करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।